हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए केस स्टडी के बारे में और इस केस स्टडी में हम बात करेंगे ब्रिटिश एयरवेज के फ्लाइट नंबर 111 के बारे में, जो कि एक शेड्यूल्ड फ्लाइट था और उसमें ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से यानी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, आदमियों की वजह से एक इंसिडेंट, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसको हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर उसमें क्रैश में, फ्लाइट क्रैश को नहीं कह सकते, उसको एक इंसिडेंट कह सकते हैं, एक्सीडेंट आप कह सकते हैं। उस एक्सीडेंट में क्या चीजें इन्वॉल्व थी, जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हमें क्या क्या चीजें पता चली, ये सारी चीजें हम विस्तार से देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फ्लाइट जो 111 ब्रिटिश एयरवेज की थी, ये कहां से कहां तक के लिए जाने वाली थी। तो ये दो बहुत ही छोटे डेस्टिनेशन के लिए शेड्यूल थी और सुबह के 7:20 की फ्लाइट थी, यानी आप अर्ली मॉर्निंग को नहीं कह सकते इसको, बट ये मॉर्निंग की फ्लाइट थी, ठीक है। और ये फ्लाइट अपने प्री इंस्पेक्शन चेक, यानी जब उसका प्री इंस्पेक्शन चेक किया गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और एयरक्राफ्ट ने पूरी तरह से नॉर्मल टेक ऑफ किया, ठीक है। और इसको जो संभालने वाले कैप्टन थे, उनके पास लगभग 11,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इसी के साथ जो को पायलट थे, यानी जिसको हम फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, उनके पास भी लगभग 7,500 घंटे का एक्सपीरियंस था। तो ऐसी बात नहीं कि कोई एक्सपीरियंस की कमी थी, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे इस प्लेन को उड़ा रहे थे, ठीक है। और जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया उस टाइम पर इसमें 81 पैसेंजर्स थे, 4 केबिन क्रूज थे और 2 फ्लाइट क्रूज। केबिन क्रूज बोले तो जो आपका फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं उनको हम केबिन क्रू बोलते हैं, और फ्लाइट क्रू का मतलब जो पायलट और को पायलट होते हैं। तो यानी इसमें अगर हम टोटल बात करें तो 87 मेंबर्स थे, 81 पैसेंजर्स, 4 क्रू मेंबर्स और 2 फ्लाइट क्रू मेंबर्स, ये हमारे एयरक्राफ्ट पे सवार थे। और एयरक्राफ्ट ने बहुत ही अच्छा नॉर्मल टेक ऑफ किया, कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं की गई। और थोड़ी देर जैसे ही हमारा टेक ऑफ होता है उसके बाद क्या होता है, क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है, यानी एयरक्राफ्ट ऊपर जाना चालू करता है। तो एयरक्राफ्ट नॉर्मली ऊपर जा रहा था, कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं हो रही थी, पायलट भी एकदम रिलैक्स थे, पैसेंजर्स भी रिलैक्स थे। लेकिन इसी बीच जब आपका एयरक्राफ्ट जो लगभग 17,300 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो एक बहुत जोर की आवाज आई, ठीक है। और उस जोर की आवाज के साथ क्या हुआ कि पूरा का पूरा फ्रंट कॉकपिट, यानी कि जो आपका कॉकपिट होता है, वो पूरा का पूरा कंडेंसेशन से, यानी बादलों से और धुओं से भर गया, ठीक है। तो किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और जैसे ही ऐसा हुआ आपका जो कॉकपिट का डोर था वो पूरी तरह से ब्लो आउट हो गया, पूरा उड़ गया, ठीक है। और इसके साथ ही पूरे केबिन में भी, जहां पर पैसेंजर्स बैठे हुए थे, वहां पर भी पूरा डेब्रिस उड़ने लगा, जितने भी पेपर की चीजें थी वो उड़ने लगी, और भी बहुत सारी चीजें, एकदम तबाही जैसा मच गया पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट में। और ये हुआ विद इन सेकेंड्स, ठीक है। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया क्या हुआ। जैसे ही इतना काम हुआ, को पायलट जो था उसने ध्यान दिया कि एयरक्राफ्ट का जो पायलट है, जो उसके बगल में बैठा था, उसका आधा शरीर जो है वो आगे वाले जो आपका विंडशील्ड होता है, जो शीशा होता है जहां से पायलट बाहर देखता है, उसके बाहर चला गया है, ठीक है। और वो उसका जो पैर है वो कंट्रोल स्टिक्स में, कंट्रोल्स में फंस गया है, इसकी वजह से वो लटका हुआ है और आधा शरीर उसका एयरक्राफ्ट से बाहर हो गया। वो बिल्कुल घबरा जाता है, लेकिन इमीडिएटली जो हमारे क्रू मेंबर्स होते हैं, जो केबिन क्रूज होते हैं, बहुत बार आप सुने होंगे वो किसी काम के नहीं होते, ऐसा नहीं बोला जाता, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है। वो तुरंत वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने क्या किया कि तुरंत के तुरंत जो पायलट था, जिनका शरीर आधा बाहर निकला हुआ था, उनके बेल्ट को अपने हाथ के साथ लैच कर लिया एक बेल्ट से, ठीक है। अब जैसे उसको कर लिया तो वो पूरी तरह से सिक्योर हो गए। अब वो बाहर निकलने के मतलब उड़ने का उनका खतरा थोड़ा कम हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ता है। मेन प्रॉब्लम इसमें ये हो गई कि जैसे एयरक्राफ्ट को उन्होंने डिसेंड करना चालू किया, क्योंकि अब ऊपर जा रहे थे ना, अब ऊपर नहीं जा सकते, इनको नीचे आना है। नीचे आना जैसे ही शुरू किया तो जो कॉकपिट का डोर था वो आपके थ्रोटल में फंस गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एयरक्राफ्ट जो बहुत तेजी से डिसेंड कर रहा था, बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, जिसको संभालना एक चैलेंज था, जिसको अदर केबिन क्रूज ने मिलकर और को पायलट ने मिलकर किसी तरह से ठीक किया और तुरंत के तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की एक पास के ही एयरपोर्ट पर, साउथ हैमिल्टन, ठीक है, इस एयरक्राफ्ट इस वाले एयरपोर्ट पर उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करी। और जैसे ही उन्होंने इस पर इमरजेंसी लैंडिंग करी, तुरंत के तुरंत सारे के सारे पैसेंजर्स को वहां से इमरजेंसी के लिए के द्वारा इवैक्यूएट किया गया, क्रू मेंबर्स को इवैक्यूएट किया गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे पायलट थे, जो जिनका शरीर आधा बाहर निकल चुका था, वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे, लेकिन उनका भी इमरजेंसी रेस्क्यू किया गया और बाद में वो सर्वाइव कर गए, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं था कि कोई फैटेलिटी हुई, कोई डेथ तो नहीं हुई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एयरक्राफ्ट का मटेरियल ही फेल हो गया, मतलब कि विंडशील्ड ही उड़ गया, ठीक है। तो अब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ कि प्रॉब्लम क्या है, क्या विंडशील्ड में प्रॉब्लम थी, या एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम थी, या जिन्होंने उस पर काम किया उसमें प्रॉब्लम थी, यानी प्रॉब्लम एक्चुअल में कहां थी, इसका इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सबसे पहली चीज जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई वो ये आई कि जो विंडशील्ड उड़ गया हवा में, वो फ्लाइट से 27 आवर्स यानी 27 घंटे पहले ही चेंज किया गया था, यानी रिप्लेस किया गया था, उसको नया इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। और जब और एक्सटेंसिव
इसका जांच किया गया तो ये पता चला कि ये नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विंडशील्ड चेंज किए जाते हैं और जो भी विंडशील्ड चेंज हुआ था वो पूरी तरह से शिफ्ट इंचार्ज जो थे वहां के, उन्होंने अप्रूवल दिया था उसका कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब और एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन किया गया तब क्या पता चला कि जो एयरक्राफ्ट का विंडशील्ड होता है उसमें टोटल 90 बोल्ट्स लगते हैं, यानी 90 बोल्ट्स के द्वारा उनको होल्ड किया जाता है। उन 90 बोल्ट्स में से 84 यानी 84 बोल्ट्स ऐसे थे जिनको 0.66 mm का लगा दिया गया था, जो कि नॉर्मल डायमीटर उनका, नॉर्मल जो मोटाई होती है उससे कम मोटा था, यानी वो प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पा रहा था। और 6 यानी 84 तो ये हो गए, और 6 यानी 6 बोल्ट्स ऐसे थे जिनको 2.5 mm का लगा दिया गया था, यानी वो बहुत छोटे थे। ठीक है, तो कुछ बोल्ट्स ऐसे लगाए गए जो छोटे थे और मेजॉरिटी ऑफ बोल्ट ऐसे लगाए गए जो एक्चुअल डायमीटर के थे ही नहीं, यानी वो बहुत पतले थे। और जिसके कारण जैसे ही हवा एयरक्राफ्ट जमीन से ऊपर जाता है तो हम सब जानते हैं कि वातावरण का हमारा जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन केबिन के अंदर, कॉकपिट के अंदर हम नॉर्मल धरती वाला ही प्रेशर बना के रखते हैं ताकि लोग वहां पर आराम से सांस ले सकें। और जैसे ही ये केबिन का क्योंकि केबिन का प्रेशर बहुत ज्यादा है और बाहर का बहुत कम है, तो इसीलिए जो विंडशील्ड था वो बाहर की तरफ उड़ गया और जो आपके पायलट बैठे हुए तो अपने आप को संभाल नहीं पाए और वो आधा बाहर की तरफ उड़ गए। ठीक है, तो ये तो पहला इंटरवेंशन जो समझ में आया आपके इन्वेस्टिगेशन से, जहां पर साफ पता चल रहा था कि एक ह्यूमन एरर था। ठीक है, यानी ह्यूमन एरर की वजह से, यानी जिस टाइम उस पर काम किया गया, जो मेंटेनेंस पर्सनल्स थे जिन्होंने इस पर काम किया, उनकी एक छोटी सी लापरवाही, एक बोल्ट की साइज को ना सही से पढ़ पाना और ना सही से लगा पाने की वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हालांकि ये बहुत बड़ा भी हो सकता था अगर एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा ऊपर होता तो। ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर जाता केबिन प्रेशर उतना ही ज्यादा डिफरेंस उसमें आता और जो आपके चांसेस थे फैटेलिटी के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते, बहुत ज्यादा लोग की डेथ हो सकती थी। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक और खास बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आई जो कि डिजाइन से कंसर्न थी, यानी कि मेंटेनेंस पर्सनल की गलती तो थी, 100% थी, लेकिन डिजाइन के नतीजे से भी इसमें एक चीज समझ में आई। जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, उस टाइम तक जितने भी विंडशील्ड लगाए जाते थे वो ऐसे लगाए जाते थे कि उनको बाहर की तरफ लगाया जाता था, यानी कि अगर आप अंदर से प्रेशर लगाएंगे तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, ऐसा विंडशील्ड लगाया जाता था। उसकी वजह से क्या होता था, जितने भी बोल्ट्स लगाए जाते थे हमारे जहाज के अंदर विंडशील्ड के लिए, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता था। इसकी बजाय अगर हम विंडशील्ड को अंदर की तरफ से लगाएं, यानी बोल्ट्स को बाहर की तरफ ना लगा करके अंदर की तरफ से लगाएं, तो जो आपका दीवार होगा किनारे का वो भी प्रेशर को होल्ड करेगा और आपके बोल्ट्स पर कम प्रेशर आएगा। ठीक है, तो इसको भी इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था। इसके साथ साथ फिर जब और ज्यादा इसका एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन किया गया तब इसमें पता चला कि जो ब्रिटिश एयरवेज थी, यानी जो कंपनी थी, उसकी पॉलिसी में भी एक प्रॉब्लम थी। क्योंकि जो विंडशील्ड होता है ये बहुत ही क्रिटिकल टास्क माना जाता है इसका रिप्लेसमेंट, तो क्रिटिकल टास्क को रीचेक करने के लिए कोई भी प्रावधान उनके क्वालिटी पॉलिसीज में नहीं था कि कोई ऐसा क्रिटिकल टास्क परफॉर्म किया जाए तो उसको रीचेक भी एक बार किया जाए, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था जिसको जोड़ा गया। और क्योंकि ऐसी पॉलिसी का प्रॉब्लम आया, इसकी वजह से ब्रिटिश एयरवेज के जितने भी क्वालिटी पॉलिसीज थे उन सबको रिव्यू किया गया बारीकी से कि इस तरह की गलती दोबारा कभी किसी भी एयरलाइंस के लिए ना होने पाए। ठीक है, तो इसमें से जो हमने पहले डर्टी डोजन पढ़ा था उसमें से क्या क्या चीजें इसमें समझ में आई। पहला, लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि उनके पास प्रॉपर नंबर ऑफ लेबर नहीं थे, प्रॉपर नंबर ऑफ मेंटेनेंस पर्सनल नहीं थे, वरना क्या होता कि हम इसको अगर रीचेक करते तो शायद हम इसको अवॉइड कर सकते थे। दूसरी बात, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से उसको रीचेक भी नहीं किया गया। साथ में फटीग था, क्योंकि सारे के सारे काम नाइट में किए गए थे, इस वजह से ये गलतियों के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। इसके साथ लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, जब एक शिफ्ट जो खत्म हुई और दूसरी शिफ्ट आई उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन को फॉलो नहीं किया गया। जब ये क्वालिटी पॉलिसीज को रिव्यू किया गया तब पता चला कि जो आने वाला शिफ्ट था उनको प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई कि क्या चेंज किया गया, कैसे चेंज किया गया है, आप चाहो तो रीचेक कर लो, इस तरह के कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए गए। लैक ऑफ टीम वर्क था, सबने मिल करके काम नहीं किया, क्योंकि अगर सब लोग मिल करके काम करते तो कोई ना कोई उन डॉक्यूमेंट्स को जरूर रेफर करता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई थी उसमें जो बताया गया है, प्रॉब्लम ये थी, जो वहां के लोग जिन्होंने काम किया था उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने देखा कि सेम तरीके का बोल्ट पहले यूज हुआ था तो उसी तरीके का बोल्ट हमने यूज कर दिया, हमने डायमेंशंस पर ध्यान नहीं दिया कि वो कितना मोटा या कितना पतला, कितना लंबा होना चाहिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि एयरक्राफ्ट का जब हम मेंटेनेंस करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करिए। ठीक है, फिर कॉम्प्लेंसी समझ में आई, क्योंकि इतने दिन से लोग काम कर रहे थे तो वो एकदम हैबिचुअल थे कि इसमें यही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, फिर डिस्ट्रैक्शन भी समझ में आया, जब इंटरव्यूज किए गए तब जाकर के ये पता चला कि उस टाइम पर जो लोग काम कर रहे थे ब्रिटिश एयरवेज के वो डिस्ट्रैक्टेड भी थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार में काम खत्म किया, बार बार वो बीच में
डिस्ट्रैक्ट भी हुए। और लास्ट समझ में आया कि लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उन्होंने गाइड्स को, क्योंकि उन्होंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल्स को, डिफरेंट टाइप के मैनुअल्स को उन्होंने रेफर नहीं किया, इसकी वजह से भी इसके जो मेन रीजंस थे उनमें एक ये भी शामिल हुआ। तो इतने सारे रीजंस की वजह से हमारा जो ब्रिटिश एयरवेज का ये एक्सीडेंट हुआ, इसमें ज्यादा खतरा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों की आंखें खोल करके गया। ये एविएशन के इतिहास का बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको मेंटेनेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोग जुड़ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।